हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। आज हमारा टॉपिक है इतिहास का। हम पिछले 20 सालों के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर लगा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। और आपको पता है मैं सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाती हूँ, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपके मैंने 20 साल पुराने पेपर उठाए हैं, 20 सालों से हम कवर करेंगे 2022 तक। तो ये आपके पुराने क्वेश्चन है। पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें इसलिए भी देखने चाहिए क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो बिल्कुल गलत ना हो। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, ट्रेंड क्या रहता है क्वेश्चंस का, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएससी की दृष्टि में। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप एक बार हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। पहला आपका है हिंद स्वराज किसने लिखा था। इसमें जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे पूछे जा चुके हैं एमपीपीएससी में कभी ना कभी, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको पैटर्न भी दिखाता है। हु रोट हिंद स्वराज, ये जो हिंद स्वराज वाला आपका ये क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे पेपर में देखने को मिलेगा। यूपीएससी के जो अलग अलग पेपर होते हैं वो, उसके अलावा एमपीपीएससी में पूछ चुका है, एसएससी में पूछ चुका है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका हिंद स्वराज। याद रखिएगा किसने लिखी है, ये लिखी है महात्मा गांधी ने। गांधी जी बता रहे थे अपना हिंद कैसे स्वराज प्राप्त करेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने बताया हिंद स्वराज। याद रखिएगा ये गुजराती में लिखा हुआ है, इन्होंने ये गुजराती में लिखी है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक की याद रखिएगा आपको, एक है केसरी और एक है मराठा। दो न्यूज़पेपर है, ये काफी फेमस है इनके, केसरी और मराठा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक, केसरी मराठा, मतलब मराठा और बिल्कुल केसरी वेसरी लगा के चलते थे, तो केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी ने लिखा था हिंद को स्वराज, मतलब अपने हिंद को कैसे स्वराज मिलेगा, और उन्होंने में आजादी दिलवाई भी। ठीक है, तो ये हो गया हिंद स्वराज किसका है, गांधी जी का। नेक्स्ट देखते हैं, आजादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया। Who did not participate in the revolution of 1857, the first war of independence। 1857 की क्रांति में कौन नहीं था। बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे। आपको इसमें सीधे पता चल जाएगा कौन है भगत सिंह। आपको पता है भगत सिंह बहुत बाद में आते हैं, 1931 में इनको फांसी की सजा होती है। ठीक है, तो ये बहुत बाद वाले हैं, और ये आपके किसके, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। ये कुछ आपको सिंपल ऑब्वियसली क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और कुछ कठिन क्वेश्चन मिलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। When did the Quit India movement started। आपको पता है ये क्वेश्चन इस बार 2022 में भी आया था, डेट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गई थी। मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा 8 अगस्त 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में स्टार्ट हुआ था, 8 अगस्त 1942 एक्चुअली रात में हुआ था काफी, तो इसलिए भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। 8 अगस्त 1942 ये हुआ था ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक कहाँ था, ये बम्बई, आज का मुंबई। ग्वालियर टैंक बम्बई से स्टार्ट हुआ था और यहीं पे गांधी जी ने नारा दिया था। गांधी जी का फेमस नारा आपको याद रहना चाहिए, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो ये सर्च करिएगा कि गांधी जी अगर इतने ज्यादा अहिंसावादी थे, उनका आप जितना भी फिलॉसफी देखोगे, दर्शन देखोगे, उन्होंने सिर्फ अहिंसा की बातें करी हैं, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने करो या मरो का नारा दिया, मतलब हिंसा की बात की कि आजादी तो चाहिए, करो या मरो, मर जाओ लेकिन आजादी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो करो या मरो का नारा दिया। तो इतिहासकार क्या कहते हैं इनके इस मूव को, कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज अहिंसा के खिलाफ, उन्होंने हिंसा की बात कैसे करी, गांधी जी ने, वो भी है ना अहिंसावादी इतने बड़े। तो आप ये जरूर सर्च करिएगा कि गांधी जी का करो या मरो का जो नारा है वो अहिंसा के खिलाफ है, तो ये ऐसा गांधी जी ने क्यों किया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हु वाज द फर्स्ट
वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी जो चल रही थी अंग्रेजों के टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसमें पूछा गया है पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट जो थी वो कौन थी। ठीक है, एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखिए था, ये थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वैसे कहाँ की थी? ये थी आयरलैंड की, आयरिश मूल की थी। ठीक है, इंडिया आती हैं और ऐसा लगता है मतलब एनी बेसेंट जैसे इंडिया की ही हो, वो इतना ज़्यादा यहाँ से क्या करती हैं, उनका लगाव होता है। इन्होंने न्यूज़पेपर लिखे थे, इनके जो न्यूज़पेपर हैं जो ज़्यादा आपके रहते हैं न्यूज़ में और जिनका क्वेश्चन आया हुआ है, एक तो है न्यू इंडिया। ठीक है, एक न्यू इंडिया न्यूज़पेपर है और एक है द कॉमन व्हील। याद रखिएगा, द कॉमन व्हील और एक है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया ऐसे ही लिखा रहेगा हिंदी में। तो मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जैसे हिंद स्वराज के अलावा आपका मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में पूछा गया था। एनी बेसेंट के बारे में ये पूछा गया कि पहली महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कब बनी? तो याद रखिएगा ये बनी है आपके 1917 में। ठीक है, 1917। याद कैसे कर सकते हैं? 17 से याद रखिए, आप 17 करेंगे तो क्या लगेगा? खतरा। ठीक है, 17 से आएगा खतरा। तो जैसे ही नेशनल कांग्रेस को लगा खतरा तो उन्होंने एक महिला को आगे किया, एनी बेसेंट को, और बना दिया प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे ही कांग्रेस को खतरा लगा, एनी बेसेंट को आगे बढ़ाया और प्रेसिडेंट बना दिया। ठीक है, 1916 में, इसके अलावा याद रखिएगा 1916 में इन्होंने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। ठीक है, आपके बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। तो 1916 में इन्होंने किया होम रूल मूवमेंट। फिर 1917 में इन्हें बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ये आयरिश मूल की थी और इनके जो दो न्यूज़पेपर हैं, न्यू इंडिया और द कॉमन व्हील, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा गया है। ठीक है, ये चाहती थी न्यू इंडिया बनाना और एक उन्होंने कॉमन व्हील की बात की थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी रिलेटेड हो गई एनी बेसेंट जी से। तो वो एनी हाउ क्या चाहती थी? न्यू इंडिया चाहती थी, एनी बेसेंट। फिर खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? हाउ मेनी इयर्स अगो डिड द खालसा पंथ स्टार्टेड? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पूछा है ईयर वगैरह कि कब स्टार्ट हुआ, पूछ लिया ये कितने वर्ष पहले स्टार्ट हुआ था, 300, 150, 400, 200। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, आपने पढ़ा होगा खालसा पंथ स्टार्ट किसने किया था? ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का अगर आपको टाइम पता होगा, एग्जैक्टली अगर नहीं भी पता होगा, तो इनकी लड़ाई चल रही थी औरंगजेब के साथ। मतलब हम बात कर रहे हैं 1700 के आसपास की। ठीक है, 1700 के आसपास की बात कर रहे हैं और अभी चल रहा है आपका क्या, 2023 चल रहा है। ठीक है, तो हमें 1700 से चलाना है 2000 तक। तो 17 से 18, 19, 20, आपके कितने हो गए? 300 साल हो गए। ठीक है, ये हो गया 300 साल। तो आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको गुरु गोविंद सिंह पता है, खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की किस टाइम पे थे? ये औरंगजेब के टाइम पे थे। औरंगजेब का टाइम लगभग आपका 1700 मान के चलिए, है ना। ओवरऑल तो आपको पता ही होगा कि किस टाइम पे था औरंगजेब, और उससे अगर आप रिलेट करेंगे अभी 2023 तक, तो ये हो गया आपका 300 साल। ठीक है, अब एग्जैक्टली की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपकी कैसे आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली कब हुआ था? ये हुआ था 1699 ईस्वी में, है ना। यहाँ मतलब एडी की बात कर रहे हैं। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और साथ में ही बताया कि जो भी पुरुष खालसा पंथ को अडॉप्ट करेंगे, अपनाएंगे, तो उन्हें 5 ककार मानना पड़ेगा। 5 ककार, ये वर्ड भी आपने सुना होगा। 5 ककार क्या था? एक था कंघा, केश, फिर कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये चीज किसने बताई थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने ही बताई थी। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जितने भी सिख हैं अपने नाम में सिंह लगाएं। तो ये सारी चीजें गुरु गोविंद सिंह जी ने चालू की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699, 5 ककार इन्होंने ही दिया था खालसा पंथ के जो समर्थनवादी थे उनके लिए। ठीक है, कंघा, केश, कृपाण, कच्छा, कड़ा,
याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया? बहादुर शाह जफर द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब, शाह आलम। इसमें तो आपको पता है, अगर एग्जैक्टली नहीं भी पता तो शाहजहां और औरंगजेब तो बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि आपको पता है वो तो आखिरी बिल्कुल नहीं थे। फिर बचता है शाह आलम, बहादुर शाह जफर द्वितीय। आपको अगर थोड़ा भी याद होगा कि 1857 की क्रांति में हम एक मुगल जो बादशाह था उसको बनाते हैं नेता अपना, है ना। सैनिक यहाँ वहां से विद्रोह करके आ तो जाते हैं लेकिन कोई नेता नहीं रहता है, तो वो पकड़ते हैं बहादुर शाह जफर जी को कि आप हमारे क्या हैं, हमारे राजा हैं, मुगल सम्राट है, तो आप नेतृत्व कीजिए। लेकिन जब वो 1857 की क्रांति में हार जाते हैं तो अंग्रेज इन्हें भेज देते हैं वर्मा, और फिर यहीं पे होती है इनकी मृत्यु। तो सबसे लास्ट सम्राट जो थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु होती है 1857 की क्रांति के कारण, ठीक है। कहाँ होती है? बर्मा में, इंडिया में नहीं रहते हैं बेचारे, बर्मा में ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहीं उनकी अंतिम सांसें होती है। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? When did टीपू सुल्तान die in the battle with the British? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन है ना, देखते चलिएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में नहीं पूछा गया, है ना। आंग्ल मैसूर जो हम पढ़ते हैं, आंग्ल मैसूर के जो अलग अलग युद्ध हैं, 1 2 3 4, ईयर नहीं पूछा गया, ट्रीटी नहीं पूछी गई, कौन कौन सी संधियां हुई। इसमें पूछा गया कि युद्ध में कब मारा गया, है ना। तो ये आपका था फोर्थ नंबर का जो था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें डेथ हो जाती है टीपू सुल्तान जी की। कब होती है? 1799 में, ठीक है। तो 1799 मतलब 1800 से एक कम, 1799 1800 से एक कम टीपू सुल्तान की होती है मृत्यु अंग्रेजों के साथ वॉर में, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में। याद रखिएगा, जब हैदर अली बनते हैं सुल्तान तो उन्होंने वोडेयार वंश का जो शासक था उसको मारकर बनाया था, ठीक है। तो जब ये टीपू सुल्तान मर जाते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, आपका फिर से जो वोडेयार वंश होता है उसी के एक शासक को बना देते हैं मैसूर का राजा, कि तुम राजा हो, फिर से तुम बैठो, ठीक है। तो टीपू सुल्तान के बाद याद रखिएगा कौन बनता है राजा? वोडेयार वंश का शासक, ठीक है, याद रखिएगा। वोडेयार वंश आप याद रखिएगा मैसूर से रिलेटेड है। टीपू सुल्तान आपका चौथा आंग्ल मैसूर जब युद्ध होता है तब कहाँ डेथ होती है? श्रीरंगपट्टनम में, उनके कैपिटल, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, ये याद रखिएगा। 1799 एक कम 1800, ठीक है, 1800 से एक साल कम हो गया था। 1799 में टीपू सुल्तान जी की होती है मृत्यु अंग्रेजों से युद्ध करते करते। आगे देखते हैं। बीजक का रचयिता कौन है? हु इज द राइटर ऑफ बीजक? बीजक पीपाजी, रविदास, कबीर, सूरदास, ये हैं आपके कबीरदास जी, ठीक है। कबीरदास जी के नाम पे कबीर पंथ आपका संप्रदाय भी है। कबीरदास जी की बीजक के अलावा, अगर बीजक के अलावा बात करें, ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिलेगा, बीजक कबीरदास जी। इसके अलावा इन्होंने लिखी है साखी, सबद और रामायणी, ये 3 भी हैं इनकी रचनाएं जो काफी फेमस है ना। इसके साथ साथ वो भी पूछी जाती है और साखी, सबद, रामायणी ये भी पूछी जाती है। तो बीजक, बीज की बात कर रहे हैं, सखी की बात कर रहे हैं, सबद या सबक की बात कर रहे हैं, और ये रामायणी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, सखी, सबक, रामायणी, और ये बीजक, बीज की बात कर रहे हैं। अच्छा बीज बोना चाहते थे वो सोसाइटी में, ठीक है, सबक देना चाहते थे, सखी आप बोलते थे कि अपनी सखी ज्यादा अच्छी बना के रखो, ठीक है। रामायणी में मैना को बहुत पसंद करते थे। तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, नहीं तो 3 से 4 बार अगर आप करेंगे, इसको दिमाग में चलाएंगे, बीजक, सखी, सबद, रामायणी, तो आपको याद हो जाएंगी। 4 ऑप्शन देखते ही कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा ही, ठीक है। आगे देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? Who said give me blood and will give you freedom? ये आपका किसका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? ये था आपका सुभाष चंद्र बोस जी का, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का। याद करिए, इन्होंने 1943 में आजाद हिंद फौज बनाई थी, ठीक है, आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार इन्होंने बनाई थी, ठीक है, 1943 में। फिर 1944 में ये जाते हैं वर्मा, पहुंचते हैं आजाद हिंद फौज के साथ, और वहीं पे ये देते हैं नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वैसे इसका मतलब क्या था, खून वून क्यों मांग रहे थे? इसका ये मतलब था कि आप मुझे सपोर्ट करो, मतलब खून दो मतलब क्या, हमारे साथ लड़ाई करो, आजाद हिंद फौज में आप शामिल हो जाओ,
उसके बाद हम आपको क्या देंगे, आज़ादी देंगे, हम फ्रीडम देंगे, ठीक है, लड़ाई करके जीतेंगे अंग्रेजों से। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी का हमने बता ही दिया, करो या मरो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है अभी हम जब लास्ट ईयर के पूरे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ही आपके जो नारे हैं किसने कौन सा नारा दिया, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शकुंतलम किसने लिखा था, हु रोट शकुंतलम, ये क्वेश्चन जो है मैं मतलब आप जब मध्य प्रदेश में करवा रही थी तो ये क्वेश्चन वहां भी मिला था, यहाँ भी है। मतलब ये आपके जो कालिदास जी हैं, कालिदास जी की रचना है शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है। तो कालिदास जी की जितनी भी रचनाएं वो इतने इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल पीएससी के फेवरेट, आपके मध्य प्रदेश वाले सेक्शन में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपका जो ये हिस्ट्री वाला पोर्शन है यहाँ भी पूछे जा सकते हैं। तो कालिदास के मैंने 3 नाटक वहीं पे आपको बताए हैं। उसके अलावा बताया है इनके खंड काव्य कौन कौन से हैं और इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं, भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं। भारत का शेक्सपियर, वैसे शेक्सपियर बाद में पैदा हुआ तो उसे बोलना चाहिए था कालिदास, लेकिन ठीक है, हम मतलब इंडियंस है ना तो हमें कंपेयर करते हैं उनसे। तो भारत का शेक्सपियर हो गया कालिदास जी। इनकी जैसे आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, विक्रमोर्वशीयम हो गई, विक्रमोर्वशी के बारे में, ठीक है। उसके अलावा मेघदूतम हो गई, उसके अलावा ऋतु संहारम हो गई, मतलब बहुत सारी हैं, आप पूरी की पूरी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा कालिदास जी से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है, वाई इज द ईयर 1942 इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कारण, असहयोग आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता, नमक सत्याग्रह। तो ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन मैंने अभी बताया आपको 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट होता है, और ये भी याद रख सकते हैं कि लास्ट में आपका 1942 है, ठीक है। असहयोग आंदोलन, असहयोग की बात करते हैं हम 1920 में, फिर 10 साल बाद हम बात करते हैं किसकी, यहाँ नमक सत्याग्रह के साथ साथ क्या स्टार्ट हो गया था, सविनय अवज्ञा, ठीक है। सविनय अवज्ञा चालू हुआ था कि विनय के साथ, सविनय, विनय के साथ क्या करेंगे हम, अवज्ञा करेंगे, बात ही नहीं मानेंगे, सविनय अवज्ञा। ये होता है आपका 1930 में नमक सत्याग्रह, है ना। 1920 में असहयोग, असहयोग की बात हमने सबसे पहले की कि हम सहयोग नहीं करेंगे 1920 में। फिर 10 साल बाद हमें 10 साल सोचने को लगा, फिर हमने बोला हम विनय के साथ अवज्ञा करेंगे, ठीक है, 10 साल बाद। फिर 1930 के बाद 1942 में जाके हमने बोला भारत छोड़ो, अब तो हम सह ही नहीं सकते, ठीक है। तो भारत छोड़ा कब इन्होंने, आपको पता है, इन्होंने छोड़ा 15 अगस्त 1947, मतलब फिर हमने 10 साल नहीं लगाए, फिर हम उससे पहले ही काम कर लिया। 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये सीधे सीधे ईयर पूछा हुआ है। When was गौतम बुद्ध born? जिन लोगों को लगता है कि ये आपके ईयर जो हैं, गौतम बुद्ध कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, महावीर कब पैदा हुए, कब डेथ हुई, ये आता है कि नहीं आता है, ये रहा उसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो गौतम बुद्ध का जन्म याद रखिएगा, ये है 563 ईसा पूर्व, ठीक है, बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो एक याद रखिएगा 5 है, 5 का पड़ोसी 6 है, फिर उसका पड़ोसी है 3, ठीक है। 563 5, 5 का पड़ोसी 6, फिर 3, और ये हुआ है पैदा होने की ये उम्र है, ठीक है, ईसा पूर्व। अगर बात करें डेथ की, तो आपको डेथ वाला ईयर नहीं याद रखना है, बस याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु हुई थी 80 साल में, 80 साल में डेथ हुई थी गौतम बुद्ध जी की। तो 563 में आपको 80 घटाना है, याद रखिएगा घटाना है, क्योंकि हम यहाँ ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। तो और नीचे आएंगे 500 से, अब सीधे सीधे 400 में आएंगे, तो ये होता है आपका 483, 4 रहेगा, 4 के साथ 8 रहेगा, फिर 3 रहेगा, 3 और 3 दोनों में कॉमन है, 5 की जगह आ गया 4, 6 की जगह आ गया 8, ठीक है, 5 6 3, 4 8 3। और याद रखिएगा आपको एक याद रखना है और फिर उसमें से 80 घटा देना है, ठीक है। ये हो गया आपका, जब यहाँ पैदा कहाँ हुए थे, तो ये हो गया आपका लुम्बिनी, नेपाल। और ऐसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आ जाते हैं कि लुम्बिनी जो है वो है कहाँ, तो नेपाल में है। अच्छा, ये जो थे आपके गौतम बुद्ध जी, याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन, ठीक है। और ये वंश कौन सा था, तो
इक्ष्वाकु वंशी थे। मतलब आप सबको तो पता ही होगा कि महावीर जो आपके थे जैन और गौतम बुद्ध, ये दोनों कौन थे? क्षत्रिय थे, ठीक है, जिन्होंने अलग ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना करी। तो ये इक्ष्वाकु वंशी थे, ये आपके गौतम बुद्ध जी। नेपाल में जन्म होता है लुम्बिनी, और फिर इनकी डेथ होती है कुशीनगर, ठीक है, जो कि आता है आपके वर्तमान उत्तर प्रदेश में। तो खुशी खुशी क्या होता है, कुशीनगर का आप खुशी खुशी कर सकते हैं, खुशी खुशी गौतम बुद्ध जी चले जाते हैं ऊपर, ठीक है, महापरिनिर्वाण उनको मिल जाता है। और जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है। चलिए, और मैंने बताया कि 563 के साथ याद रखिएगा, आपको 80 साल में डेथ हुई थी तो उसमें माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कि डेथ कब हुई है। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? इन विच ईयर डिड तैमूरलंग अटैक इंडिया? तैमूरलंग जो था, याद रखिएगा, ये कौन था? ये आपका मंगोल था, मंगोल आक्रमणकारी। अच्छा, आपने ये पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, इंडिया के जो राजा थे वो अपने यहाँ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। आपने बहुत कम देखा होगा कि बाहर जा जाके वो भी लड़ाई कर रहे हैं, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे थोड़ा सा समझ में आता है, और अशोक के टाइम पे तो वैसे भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बहुत सारा इलाका अपने कब्जे कर लिया था, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला। लेकिन आपने मुगल के टाइम पे भी हो गया था इलाका, क्योंकि वो इसी एरिया से थे, है ना, काबुल कांधार वाले से। लेकिन उसके अलावा आपने देखा होगा जो यहाँ के हिंदू राजा थे बहुत सारे, वो बाहर नहीं गए, कभी हमला वमला नहीं किया ज़्यादा दूर, है ना, कि वो जा रहे हैं चीन हमला करने या वो जा रहे हैं मतलब एक दो को छोड़ के आपने ज़्यादातर नहीं सुना। लेकिन आपने ये ज़रूर देखा कि इंडिया में लगातार हमला होता रहता है, बाहरी आक्रमण हमेशा होते रहते हैं, कहीं आपके मंगोल कर रहे हैं, कहीं हूण कर रहे हैं, मतलब इतने सारे आक्रमण हुए हैं, कहीं हिंदू यूनानी कर रहे हैं। तो मेन रीज़न क्या था? ये सारी चीज़ें हम आपके मेंस में पढ़ते हैं कि इतना, मतलब मेन कारण क्या था कि इतने ज़्यादा हमले होते थे हमारे इंडिया पे, ठीक है। अभी हमें ध्यान देना है तैमूरलंग ने कब आक्रमण किया था, मेन मुद्दे पे आते हैं। ये था आपका 1398, याद रखिएगा, 1398, 2 कम 1400, ठीक है। 1398 जब यहाँ पे दिल्ली में राजा कौन था आपका? ये था आपका महमूद तुगलक, ठीक है, महमूद तुगलक जी थे, यहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए थे। तैमूरलंग आता है, दिल्ली को बढ़िया साफ सूफ करके बहुत ही गंदे तरीके से नष्ट करता है हर चीज, और आपका जो तुगलक वंश था, इसी के कारण क्या होता है, वो वहीं पे अंत हो जाता है। मतलब तुगलक वंश का अंत जो होता है उसका मेन कारण था तैमूरलंग का आक्रमण। आता कब है? 1398, लूटपाट करके फिर चला जाता है। याद रखिएगा, 2 कम 1400, 1398। ऐसी चीजें, मतलब ऐसा होता है ना कि ईयर याद करने के लिए आप बस रिलेट कर सकते हैं किसी चीज से, 98 साल कर लीजिए, ठीक है, और 13 का 13 घाटा कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है। तो 1398 आप याद रखिएगा, 2 कम 1400 से 1400 होने के 2 साल पहले ही तैमूरलंग ने क्या किया था? दिल्ली पे आक्रमण, ठीक है, महमूद तुगलक के टाइम पे, ये याद रखिएगा। और फिर आपका जो बाबर है, तो वो तैमूरलंग का मतलब वंशज टाइप का था, तो वो 1526 में आता है, ठीक है, 1526 में आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध, ये किसके किसके बीच होता है? ये होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी याद रखिएगा, यहाँ पे है ये आपका तुगलक, यहाँ पे लोदी जी लड़ेंगे, इब्राहिम लोदी बाबर से, बाबर जी जीत जाते हैं, और यहीं से मुगल वंश की आपकी स्थापना हो जाती है इंडिया में, ठीक है। याद रखिएगा, 2 साल कम किसमें? 1400 में। 1398 तैमूरलंग आक्रमण करता है, मंगोल आक्रमणकारी है, और दिल्ली में उस टाइम पे थे आपके महमूद तुगलक जी, ठीक है, महमूद तुगलक। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इसको जरूर चेक करिएगा कि आपसे कितने बने, है ना। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इनको जरूर चेक करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया इसमें, और आपको अभी कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा वीक है और उसमें आपको ज़्यादा थोड़ा टाइम देना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट।